हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दिनेश सैनी। आज आपके लिए लेके आया हूं प्रकाशिकी का बहुत ही शानदार टॉपिक अपवर्तन। इससे पहले अपन ने परावर्तन पढ़ा था, गोलीय दर्पण पढ़ा था, समतल दर्पण पढ़ा था, आवर्धन पढ़ लिया। आज अपन उसका नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है अपवर्तन, उसकी अपन बात करते हैं। तो जैसे अपन ने परावर्तन पढ़ा था, वैसे उस किरण का अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब कि वो किरण है, जैसे ये कोई सरफेस है अपने पास, कोई ले लिया अपन ने, एक पृष्ठ ले लिया, सरफेस ले ली, तो कोई आने वाली किरण, मान लो कोई प्रकाश की किरण इस सरफेस पे इस प्रकार से आपतित हो रही है। तो जब अपन परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन के में वो किरण यहाँ इस सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस से जा रही थी। अब अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होगा, जो ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण वापस लौटने की बजाय ये जो नीचे दूसरा माध्यम है, ये जो नीचे दूसरा माध्यम है, ऊपर माध्यम दूसरा है, नीचे माध्यम दूसरा है, ठीक है। तो इस नीचे वाले माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इस नीचे वाले माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो अपन अपवर्तन की यहाँ से क्या परिभाषा बता सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात अपना माध्यम बदल लेती है या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। दो अलग अलग माध्यम है, एक माध्यम ऊपर, दूसरा माध्यम नीचे, दोनों किसी ना किसी सरफेस है दोनों के बीच में। जब कोई किरण उस सरफेस पे आपतित होती है तो वो जो आने वाली किरण थी, ये आपतित किरण ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो इस घटना को अपन कहते हैं अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि परावर्तन कभी भी 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से अपवर्तन है वो भी कभी भी 100% प्राप्त नहीं कर पाते। क्लियर है। आगे अपन बात करेंगे अपवर्तनांक की। आगे अपन बात करेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, तो बात बता देता हूँ कि जो माध्यम होता है, उस माध्यम में जो प्रकाश होती है उसकी दूरी के सापेक्ष जो गति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ दूसरी लैंग्वेज में अपन कहें तो अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो माध्यम के कणों के जो कण होते हैं उनके बीच सापेक्ष दूरी को प्रदर्शित करती है। बात करते हैं अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि जो प्रकाश की किरण है, उस प्रकाश की किरण का निर्वात में वेग, निर्वात में प्रकाश की किरण की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, सीधा लिख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वो होगा, अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन में दो माध्यम चाहिए अपन को, एक माध्यम वो जहाँ से किरण आ रही थी, एक माध्यम वो जहाँ किरण जा रही है।
तो अब बात कर रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में दो माध्यम, एक माध्यम कैसा है उसमें, एक तो निर्वात है, दूसरा कोई अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला इसको किससे डिनोट करेंगे अपने, म्यू से। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c से लिखते हैं। क्या होती है, क्या लेते हैं अपन, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं। अब जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है या प्रवेश करती है, या कहने का मतलब है कि निर्वात से अगर किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जाए तो उस प्रकाश की अपवर्तन में उस प्रकाश की जो चाल होती है, उस प्रकाश की चाल होती है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब जब माध्यम बदलता है, जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल है वो भी बदल जाती है, चाल भी बदल जाएगी। क्लियर है? जब निर्वात में रहेगी प्रकाश की चाल मैक्सिमम रहेगी, जब किसी माध्यम में जाएगी तो माध्यम के कणों की वजह से उस प्रकाश की जो लाइट की स्पीड रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। वो उस माध्यम पे डिपेंड करेगी कि उसका अपवर्तनांक क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करेगी कि उसकी चाल कितनी कम हुई। कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में रहती है। क्लियर है? तो माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ कम होगी कि कोई ना कोई माध्यम लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को c ले लिया और माध्यम में प्रकाश की चाल को मैंने c डैश ले लिया। तो ये तो हो गया अपने पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करें एक सापेक्षिक अपवर्तनांक की, बात करते हैं आगे सापेक्षिक अपवर्तनांक की। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, देखो ऐसे कोई सरफेस अपने पास, इसमें तो क्या लिया था अपन ने, एक सरफेस लिया था। देखो यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ एक सरफेस लिया था, एक सरफेस ऊपर किरण आ कहाँ से रही थी, निर्वात से, जा कहाँ रही थी, किसी माध्यम में। तो अपन ने क्या लिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है? अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों जो ऊपर वाला इसमें निर्वात था वो और जो माध्यम था वो, इस बार इसमें दोनों ही क्या होंगे, माध्यम होंगे। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। क्लियर है? तो कोई किरण ऐसे माध्यम फर्स्ट से आ रही है, सेकंड में जा रही है। क्लियर है? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि विलंब से दूर हटेगी कि विलंब के पास आएगी, वो बाद की बात है। कि कोई किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है। क्लियर है? माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है। तो अपन इसके लिए जो सापेक्षिक अपवर्तनांक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1μ2, एक से कहाँ जा रही है, दो में, तो इसको लिखेंगे 1μ2। और 1μ2 को अपन क्या लिखेंगे, μ2 डिवाइड बाई μ1, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। क्लियर है? कोई किरण माध्यम 1 से आ रही थी, 2 में जा रही थी, तो अपन ने इसको क्या लिख लिया, 1μ2, या 1μ2 को अपन क्या लिखेंगे, μ2 डिवाइड बाई μ1। जहाँ किरण जाती है उसको ऊपर लिखेंगे, जहाँ से किरण आ रही है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। क्लियर है? अब देखो आगे अपन ने ये ले लिया कि अगर ये वो सरफेस थी, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही थी, कल को इस माध्यम सेकंड से माध्यम फर्स्ट में भी जा सकती है। ठीक है? तब अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 से 1 में जा रही है। देखो इसमें कहाँ से कहाँ आ रही थी, 1 से 2 में आ रही था, तो 1 पहले लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे अपन, 2μ1। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे, μ1 डिवाइड बाई μ2, या माध्यम
फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम सेकंड के सापेक्ष। क्लियर है। आगे अपन बात करेंगे, ये जो अपवर्तनांक थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक वो होता है जिसमें एक माध्यम तो निर्वात होता है, दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है। और सापेक्ष अपवर्तनांक वो होता है जिसमें दोनों, जहाँ से किरण आ रही थी वो और जहाँ किरण जा रही है वो दोनों कोई ना कोई मीडियम हो। और इनके लिए पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। जैसे बता देता हूँ आपको अपवर्तनांक की वैल्यू अगर बात करें अपन निर्वात के लिए, बात करें म्यू निर्वात के लिए कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू 1। बात करें म्यू किसके लिए, वायु के लिए, सीधा लिख रहा हूँ मैं, म्यू की बात कर रहा हूँ, पानी के लिए, जल के लिए, तेल के लिए, कांच के लिए, हीरे के लिए। तो निर्वात के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो एक होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कैसे बता देता हूँ, देखो अपने क्या फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, म्यू बराबर सी अपॉन सी डैश। सी का जो यूनिट थी सी डैश की वो यूनिट रहेगी, क्योंकि चाल की बात कर रहा हूँ, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, एक अपने पास कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर है। अब अपन ने बात करें कि उस कांस्टेंट वैल्यू निर्वात के लिए कितनी होती है, निर्वात के लिए 1 होती है, वायु के लिए लगभग 1 होती है। कितनी होती है, लगभग 1.005। पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए होती है 4/3, यहाँ अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1.33। तेल के लिए बात करें तो अप्रोक्सीमेट होती है 1.7। कांच के लिए बात करें तो अप्रोक्सीमेट होती है 3/2 या 1.5। हीरे के लिए बात करें तो अप्रोक्सीमेट होती है 2.40 या 30। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2.40। ये कांस्टेंट वैल्यू है। निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.005, पानी के लिए 1.33, तेल के लिए 1.7, कांच के लिए 1.5 और हीरे के लिए 2.40। अब आगे अपन बात करते हैं स्नेल के नियम की। तो बता देता हूं स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या, क्या कहा उसने, आपतन कोण कौन है यहाँ पे, ये आपतित किरण, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तन ही पढ़ा था ना पीछे, तो परावर्तन आ रहा है। अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला एंगल है आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है, आई, तो आपतन कोण हो गया आई। अभिलंब ये वाला, और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है वो है आर, तो ये हो गया अपवर्तित कोण। तो स्नेल ने क्या बताया था, स्नेल ने ये कहा था कि जो आपतन कोण की ज्या होती है, ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब बता देता हूँ, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है कॉस, और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन। याद रखना, साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या, टेन को स्पर्श ज्या। तो क्या कहा स्नेल ने कि आपतन कोण की ज्या, वह अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ से म्यू, अब देखो इस वाली कंडीशन के लिए कहाँ से किरण आ रही है, म्यू1। ऊपर वाले के लिए माध्यम कैसा है, उसके लिए अपवर्तनांक क्या लिया मैंने, म्यू1। नीचे वाले के लिए म्यू2, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 1 म्यू2, या 1 म्यू2 को अपन क्या लिखेंगे म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1।
यहाँ जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये μ1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो ये था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट भी उन दोनों के, ये क्या होता है कि कांस्टेंट होता है नियत वैल्यू, दोनों के जो अपवर्तनांक रहते हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। एक नियम क्या है अपवर्तन का, एक नियम है अपवर्तन का कि जो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये देखो आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों कैसे हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। बता देता हूं, देखो ये कोई सरफेस है, इस बोर्ड को एक तल समझो आप, इस बोर्ड को क्या समझो, एक तल समझो। अब एक अभिलंब बनाया, वो भी मैंने इस बोर्ड पे बनाया, आने वाली किरण वो भी इस बोर्ड पे बनाई है, और जो यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है वो भी एक इसी बोर्ड पे बनाई है ना। तो तल क्या हो गया, चाहिए एक्स वाई तल ले लो, चाहिए वाई जेड ले लो, चाहिए जेड एक्स ले लो। तल क्या हो गया, तल तो ये एक ही है, बोर्ड ये। तो ये कहा उसने कि जो आपतित किरण, अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है वो तीनों एक ही तल में स्थित होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे कि जब अपवर्तन होता है, जब किरण का अपवर्तन होता है तब किरण है वो अपने पथ से विचलित होती है। ये है अपवर्तन कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्लियर है। तो जब कोई किरण विचलित होती है अपने पथ से तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। तो बात करते हैं अपन कि वो अभिलंब से दूर कब हटेगी या अभिलंब की ओर कब झुकेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपन दो प्रकार के माध्यम पढ़ेंगे, एक तो सघन और दूसरा विरल, डेंसर रेयर। ठीक है। तो जब कोई किरण, ध्यान से सुनना, जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन माध्यम में, तब तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी, अभिलंब के पास आएगी, ऐसे लिख लो, अभिलंब के पास आएगी। क्लियर है। और जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है, जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। क्लियर है। देखो आगे, ये दो कंडीशन बनाई मैंने, ये आने वाली किरण, ये अभिलंब और ये जाने वाली किरण, ये आपतित किरण, अभिलंब। एक कंडीशन में तो मैंने अभिलंब की ओर झुकाया, एक कंडीशन में मैंने अभिलंब से दूर किया। तो जब दूर हट जाती है, पीछे वाले में देखो अभिलंब से दूर कब जाती है, जब कहाँ से कहाँ हो, सघन से विरल माध्यम में आए। ये कंडीशन कहाँ है, ऊपर वाला माध्यम कैसा है, सघन है, नीचे वाला विरल माध्यम। तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कैसा होगा, किरण कहाँ से कहाँ आ रही है, विरल से सघन में। क्लियर है। अब ये जो रे है इसको जाना तो कुछ इस प्रकार से था, ऐसे जाना था इसको, लेकिन क्या करेगी, ये अभिलंब से थोड़ा
दूर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि ये जो आर कोण बन रहा है वो बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से। क्लियर है। तो यहाँ ये कोई ना कोई विचलन हुआ कि नहीं हुआ, इतना विचलित हुई अपने पथ से किरण, तो ये विचलन कैसे आएगा, डेल्टा बराबर आर माइनस का आई। तो जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो कितना विचलित होती है, अपवर्तन कोण माइनस आपतन कोण। क्लियर है। जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो इस बार देखो जाना उसको कुछ इस प्रकार से था, जब वो विलंब की ओर झुक गई थोड़ी सी, तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं कि आर लेस देन है आई से, आर छोटा है आई से। देख लो ये वाला आई एंगल ये बड़ा है, आर छोटा है। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, आई माइनस का आर, आई माइनस का आर। तो जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब विचलन कितना होता है, अपवर्तन कोण माइनस आपतन कोण। जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब विचलन कितना होता है, आपतन कोण माइनस से अपवर्तन कोण। क्लियर है। अब जो अपन ने पीछे सापेक्षिक माध्यम पढ़ा था, या सॉरी सापेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ा था, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो कोई क्वेश्चन बता दे अपन को कि कोई क्वेश्चन दे दिया अपन को, कोई किरण या कोई प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है तथा कांच से जल में प्रवेश करता है, तो दोनों स्थितियों के लिए आप सापेक्षिक अपवर्तनांक की वैल्यू ज्ञात करो। दोनों स्थितियों के लिए सापेक्षिक अपवर्तनांक बताओ। क्लियर है। पहले क्या क्वेश्चन दिया अपन को कि कोई प्रकाश है वो जल से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है, तथा एक वही प्रकाश है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कांच से जल में प्रवेश कर रहा है। दो अलग अलग कंडीशन दे दी अपन को। जैसे डायग्राम बनाते हैं, देखो ये कोई सरफेस है, पहले वाली कंडीशन, और ये सेकंड वाली। कोई किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, जल से कांच में, मतलब ऊपर कैसा माध्यम है, जल, और नीचे कांच। चाहे ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही है। क्लियर है। जल के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू मैंने बताई थी, कितनी आई थी, 4/3 या 1.33। कांच के लिए मैंने बताई थी आपको 3/2। सेकंड कंडीशन, कोई किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, ये नहीं बता रहा मैं कि वो विलंब से दूर हट रही है कि पास आ रही है। अपन को सापेक्षिक अपवर्तनांक चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से जल में। कांच के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू 3/2, जल के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू 4/3। तो मैंने आपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। इसके लिए अपन का क्या लिखेंगे, मैंने कहा था कि जहाँ से जा रही है उसको पहले लिखेंगे। कहाँ से जा रही है, इसमें वाटर से जा रही है, कहाँ जा रही है, ग्लास में। क्लियर है। तो ये मैंने लिख लिया W/μg। क्लियर। इसके लिए क्या लिखेंगे, वही, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से जा रही है वाटर में। इसको अपन क्या लिखेंगे, μW/μ
जी, इसको अपन क्या लिखेंगे, म्यू जी डिवाइड बाई म्यू डब्लू। म्यू जी की वैल्यू 3/2, म्यू डब्लू की वैल्यू 4/3। ये 3 ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 9/8। इसके लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 डिवाइड बाई 3/2। ये ऊपर आएगा तो ये आएगा 8/9। तो देखो, जब कोई किरण जल से कांच में जा रही थी तब तो सापेक्ष जो अपवर्तनांक आया वो आया 9/8, और जब कोई किरण कांच से जल में प्रवेश करी थी तब उसके लिए अपने पास जो अपवर्तनांक की वैल्यू आई वो आई 8/9। क्लियर है। अब आगे अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। आगे अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। टॉपिक क्या अपना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आ जाओ। तो इसके लिए देखो अपन को क्या करना होगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपना मेन पर्पज क्या था, अपवर्तन। अपन अपवर्तन पढ़ रहे थे। इसके लिए मैं इस बोर्ड के देखो 2 हिस्से कर लिए मैंने। क्या कर लिए, इस बोर्ड के मैंने 2 बराबर बराबर इसके हिस्से कर लिए। नीचे मैंने बोल दिया कि नीचे माध्यम कैसा है, सघन। ऊपर माध्यम कैसा है, विरल। क्लियर है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वैसे अपना मेन पर्पज है अपवर्तन पढ़ना। अपन अब यहाँ क्या प्राप्त करेंगे, परावर्तन प्राप्त करेंगे। घटना ऐसी होगी कि अपन अपवर्तित करते करते क्या प्राप्त करेंगे, परावर्तित या परावर्तन है वो प्राप्त करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन, लेकिन घटना एक ऐसी होगी कि अपन अपवर्तन के बजाय अपन क्या हो जाएगा वहाँ पे परावर्तन। देखते हैं कैसे। तो देखो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट से कोई रे निकली। क्लियर। अब जहां आपतित हुई वहां अपन को एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। पीछे मैंने आपको बताया है कि कोई किरण सघन से जब विरल में जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर है। अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो एक्चुअल में जाना तो इस रे को ऐसे सीधा था, लेकिन ये क्या करेगी, इस पथ से थोड़ा सा विचलित होके इस प्रकार से चली जाएगी। क्लियर है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना एंगल कोण आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना एंगल है कोण आर। यहाँ अपन कह सकते हैं कि आर ग्रेटर देन है आई। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, 4 कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन, मैंने इस जो आपतित किरण थी या जो आपतन कोण था, इसका मान थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, इसका मान थोड़ा सा, पहले अभिलंब बना लेता हूं। मैंने इस आपतित किरण का मान या जो आपतन कोण है उसका मान थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। क्लियर है। ये मैंने आई का मान पहले से थोड़ा ज़्यादा कर दिया।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला एंगल है आई। अब ये किरण वापस से विलंब से जाना, तो इसको कैसे था, जाना तो इसको ऐसे सीधा सीधा था, लेकिन जाएगी कैसे ये, अविलंब से थोड़ा। क्लियर। इस बार जो एंगल बना वो आपतन सॉरी अपवर्तन कोण, फिर अपवर्तन कोण बड़ा है आई से, फिर अपवर्तन कोण है बड़ा हो गया आई से। क्लियर। अब देखो मैंने इस आपतन कोण का मान पहले थोड़ा था, फिर मैंने अगली कंडीशन में क्या किया, आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाया, तो देखा मैंने अपवर्तन कोण का मान है वो भी बढ़ गया। पहली कंडीशन आपतन कोण का मान आई था, अविलंब से थोड़ी सी दूर हो गई, फिर मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो ये किरण और ज़्यादा अविलंब से दूर होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आई कि मैंने आपतन कोण का मान इतना कर दिया, मैंने आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि ये जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो इस सरफेस के समांतर, या सरफेस की अक्ष पर चलने लगी। तो अब विलंब और आपतित किरण के बीच सॉरी अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है। मैंने इस आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि ये जो पहले किरण अविलंब से दूर हो रही थी, तो इस बार मैंने आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि ये विलंब से दूर होती होती इसे सरफेस के समांतर हो जाए। क्लियर है। तो अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपतन कोण होगा उसको अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है उस टाइम पे जो आपतन कोण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब भी नहीं रुकने वाला, अब भी नहीं रुकने वाला। मैंने सरफेस को आगे बढ़ा लिया, यहाँ फिर से एक अभिलंब बना लिया। अब देखो मैंने फिर इस आपतन कोण से और ज़्यादा मान बढ़ाया। मैंने क्या किया, इस आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ा लिया। ये जो आपतन कोण है आई, ये ग्रेटर देन है किससे, आई सी से। मैंने आपतन कोण का मान और अधिक किया तो मैंने देखा कि ये जो अपवर्तित किरण है ये टकरा कर पुनः इसी माध्यम में लौट आएगी। क्लियर है। तो देखो मैंने आपतन कोण लिया कुछ, मैंने देखा कि जब माध्यम चेंज हो रहा है किरण आपतित किरण है वो विलंब से दूर हट रही थी। फिर मैंने आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये जो अपवर्तित किरण है वो विलंब से और ज़्यादा दूर हो रही थी। फिर आगे मैंने आपतन कोण का मान इतना कर दिया कि जो अपवर्तन कोण था उसका मान 90 डिग्री हो गया। फिर मैंने इस IC से ज़्यादा, ये जो मैंने IC ले रखा है आपतन कोण क्रांतिक कोण, इस क्रांतिक कोण से और अधिक मान बढ़ा दिया आपतन कोण का, I ग्रेटर देन है IC से। तो मैंने देखा कि जो किरण थी वो पुनः लौट के इसी माध्यम में वापस से आ गई। अब देखो पढ़ क्या रहे थे अपन, अपवर्तन पढ़ रहे थे। किरण थी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, लेकिन इसी अपवर्तन से अपन ने क्या प्राप्त कर लिया, परावर्तन प्राप्त कर लिया। देखो सरफेस से टकरा के वापस इसी दिशा में लौट रही है। तो अपवर्तन से जो अपन ने परावर्तन प्राप्त किया, इस पूरी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपतन कोण लिया, आपतन कोण का मान धीरे धीरे अपन ने बढ़ाया तो अब अपन ने देखा कि जो अपवर्तन कोण था उसका मान धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगा।
एक कंडीशन ऐसी आई कि जो अपवर्तन कोण था वो 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री पे जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ तो उस कंडीशन में इस आपतन कोण को अपन ने क्रांतिक कोण का नाम दिया। फिर मैंने क्रांतिक कोण से और अधिक आपतन कोण का मान बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये किरण है वापस से इसी माध्यम में लौट रही है, मतलब यहाँ से टकरा के वापस से इसी माध्यम में वापस से आ गई। तो इस कंडीशन को तो अपन परावर्तन में पढ़ते थे। तो इस घटना को, पूरी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन ने इससे जो आगे का है वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो धन्यवाद।